हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है अपनी क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 2, नए राज्य और उनके नए राज्य। इससे पहले जो हमने चैप्टर देखा था चैप्टर 1 क्लास 7 का, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो 1000 वर्षों का जो समय था, जो टाइम पीरियड था, तो उस समय में किस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन हुए, है ना, पॉलिटिकल चेंजेस हुए और आपके जो सोसाइटी चेंजेस हुए हैं, वो सब हम 1000 वर्षों के दौरान हम उसमें पढ़ चुके हैं, हम देखते हैं। ठीक है। एंड कैसे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा इस 1000 वर्षों के दौरान। ठीक है। और जो पांडुलिपियां थी जिससे हमें जानकारियां मिली हैं, तो उनकी जो नकल पे नकल जो की गई थी, ठीक है ना, नकल नकल पे नकल बनाई गई, बहुत सारी बनाई गई। ठीक है। अब उस समय जो प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं थे, ठीक है, तो जिस कारण से हाथ से ही मतलब मेन कॉपी से फिर एक और कॉपी, फिर और एक कॉपी, फिर एक और कॉपी, इस तरीके से बनाने लगे, जिसे हस्तलेखन हम कहेंगे। तो इस तरह से पता ही नहीं चलता था कि मेन बुक कौन सी है। ठीक है। तो जिस कारण से एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इतिहासकारों को जानकारी प्राप्त करने के लिए कई पांडुलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। ठीक है ना, क्योंकि उनके लिए जो पांडुलिपियां थी, तो उनमें तो कई कॉपियां हो गई ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सी मेन कॉपी है। तो इसी कारण से उन्हें कई सारी पांडुलिपियां पढ़नी पड़ती थी, उनका अध्ययन करना पड़ता था। और हम देखते हैं आपका उस समय में बहुत सारे सोसाइटी भी चेंज हुए थे। ठीक है। चलिए, तो फिर आगे आज आपके चैप्टर 2 हम शुरू करते हैं, जिसका आपका नाम है नए राज्य और उनके राज्य। ये आपका, इसमें हम देखेंगे कि 750 से लेकर 1200 वर्ष के बीच में जितने भी राजा शासक थे, ठीक है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और यह आपका जो इसमें है, ये आपका प्रारंभिक मध्यकाल शुरू हो रहा है यहाँ से। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका रीडिंग करेंगे, और जहाँ आपका एमसीक्यू या प्री के क्वेश्चन के हिसाब से मेन होगा, वहां से क्वेश्चन बनते होंगे, वहीं पर हम उसको अंडरलाइन भी करेंगे। और मैं आपको बता भी दूंगी कि आप उसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। और बाकी चीजें नहीं पढ़ेंगे, टाइम हम अपना नहीं बर्बाद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं, हम बता दिया गया है हमें कि आपका 7वीं शताब्दी के बाद में कई राजवंशों का उदय हुआ है, एवं 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को ही इसमें दिखलाया गया है। ठीक है, मानचित्र में। तो हमें काम करते हैं, पहले मानचित्र हम देख लें। ठीक है ना, चलिए पहले मानचित्र देख लेते हैं। तो इस मानचित्र में आपको यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि 7वीं 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य मानचित्रवान, यह आपका मानचित्रवान है। और इसमें देखो, पहले यहाँ पर देख लो कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में आपके कौन कौन से जो अ, राजवंश थे, ठीक है, तो उनके क्या क्या नाम थे। तो वे जो नाम है ना, वो आप यहाँ पर दिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से आपका गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहान, यानी कि चौहानों के स्थान का निर्धारण किया गया है। ठीक है। चलिए, ये सारे नए राजवंश आपके 7वीं शताब्दी के बाद उभरे। ये आपका प्रारंभिक मध्यकाल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। यह मध्यकाल का प्रारंभिक रूप ही यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो चलिए हम एक बार मैप को भी हम एक बार देख लीजिए सही तरीके से। ठीक है। तो आप देखो, जो जिन जिन हमने देखा नाम लिया, जैसे कि यहाँ पर चौहान, ठीक है, यहाँ पर थे आपके गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पर आपके देखिए, यहाँ पे चौहान हुए, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, और ये आपका चंदेल, यहाँ पे परमार भी हैं। देखिए, राष्ट्रकूट आपके पाल, ये आपका इलाका है। फिर आपके
यहाँ पर आपके होते हैं चोल, ये रहा आपका दक्षिण में आपका चोल, ठीक है। तो ये सारे आपके राजवंश यहाँ पे मतलब उभर के आते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हमें इस प्रारंभिक मध्यकाल में पढ़ना है, जिन्होंने 750 से लेके 1200 तक शासन किया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो आप एक काम करो, आप एक कॉपी में नोट कर लो, जिसके अगर डायरेक्टली भी क्वेश्चन बनता है कि सातवीं से या 12वीं शताब्दी के बीच में आप राजवंशियों का किसके राजवंशियों का उदय हुआ था, तो उनकी मतलब उनको क्वेश्चन पहचानना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 7वीं से 12वीं के बीच में ये सारे आपके राजवंश यहाँ पर थे, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। चल आगे बढ़े हम। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे, ठीक है। अब जो 7वीं शताब्दी जब आ गई ना, मतलब 7वीं शताब्दी आ गई है यहाँ पे, ठीक है। तो 7वीं सदी आते आते हम परिवर्तन हो रहे, ठीक है, शताब्दी में आ चुके हैं। तो इस समय में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी, ठीक है, और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। अब जैसे ही हमारे समय बदला, 7वीं में हम घुस रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर जो भूस्वामी यानी कि जमीन के जो मालिक होते हैं ना, वे बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े लोग और योद्धा सरदार, युद्ध करने वाले क्षत्रिय लोग, वे सब भी अपना अपने अस्तित्व में आ चुके हैं। यानी कि उन लोगों ने अपना अपना राजा या अपने को स्वतंत्र या अपना एक पहचान है ना, उनकी भी होने लगी, वो भी खड़े होने लगे, ठीक है। तो राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, इनको जो राजा थे उन्हें किसकी मान्यता देते थे? मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो यहाँ से भी आप पीटी का क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। जो सात्विक के समय का जो समय था, सात्विक के समय में जो राजा लोग थे वे बड़े भूस्वामी और सरदार जो अस्तित्व में आ चुके थे, उन्हें वो किसका मान्यता देते थे? या था आपका मातहत और सामंत, ठीक है। तो चलिए, छोटे छोटे लाइन है पर इसको बहुत जरूरी है याद रखना। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। अब ये जो मातहत थे और जो सामंत थे, इनसे उम्मीद की जाती थी, ठीक है, इनसे होप लगाई जाती थी कि ये राजा या स्वामी के लिए, जो वहाँ के राजा होते थे, जिन जगहों पे सामंत और जो बड़े बड़े जो भूस्वामी होते थे, ठीक है, उनको मातहत और इनको सामंत कहते थे, ये था सरदार सबको। तो उनसे उम्मीद लगाई जाती थी कि वे अपने राजा और स्वामी के लिए उपहार लाएं, ठीक है, और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, ठीक है ना। तो यहाँ भी आप देख लो कि जो सातवीं का जो प्रारंभिक समय जो आ रहा है, इस समय तक जो योद्धा सरदार जो सामंत बन गए थे, बड़े भूस्वामी जो मातहत सब बन गए थे, वे लोग उन लोगों से कहाँ तक की उम्मीद लगाई जाती थी कि वे हाजिरी लगाएं और उपहार लाएं, ठीक है, और सैन्य सहायता प्रदान करें। तो इतना ही इनसे उम्मीद की जाती थी। तो यहाँ से भी आप पीटी आप अपना निकाल सकते हो, ठीक है, ये भी आपके पीटी का ही बन रहा है अगर आपका स्टेटमेंट के तौर पे आ जाए सवाल तो। चलिए आगे बढ़े। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। अब देखो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो बहुत मतलब जरूरी चीज बोली जा रही है समझने के लिए कि जो जैसे हम लोग राजवंश के जो उदय हो जाते हैं, सडनली आप पढ़ते होंगे ना हिस्ट्री में कि इनका उदय हो गया, इन राजवंशों का उदय हो गया, एक समय तक सब इकट्ठे थे, एक ही राजा का शासन चल रहा था, एक ही सल्तनत चल रही थी, और कुछ समय बाद यहाँ से कोई नए राजा उभर जाते, वहां से कुछ और वंश उभर जा रहा है, वहां से कोई और वंश उभर जा रहा है ना। तो ऐसे ही नहीं होता था, इसकी जो व्यवस्था थी ना, ये भी बहुत हद तक जिम्मेदार थी। जो है आपका अधिक सत्ता और संपदा हासिल जब हो जाती थी इन लोगों को, ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर और पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे, ठीक है।
और अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। मतलब कि जब तक इनके पास में जो यहाँ के जो बड़े-बड़े भूस्वामी थे और योद्धा सरदार थे, जो राजा के अधीन कार्य करते थे, तो जब तक ये इनके पास छोटी-सी भूमि होती थी और ज़्यादा शक्ति नहीं होती थी, तो तब तक तो ये राजा के अधीन कार्य करते रहे, ठीक है? कार्य करते थे। किंतु जैसे ही इनके पास में ज़्यादा संपत्ति आ जाती थी, ठीक है? और उनके पास सत्ता आ जाती थी, एक राजा का भरोसा, एक राजा उनके उनके मतलब उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर कार्य सौंप दे, है ना? ज़िम्मेदारियाँ सौंप दे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको भूमि दे दे, सत्ता भी दे दे, हाँ? तो वे क्या करते थे? स्वयं को ही राजा घोषित कर देते थे। वे अपने आप को ही महान, मंडलेश्वर, मंडल महान स्वामी ये सब घोषित कर देते थे। अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे अपने, ठीक है? वे अपने स्वामी की गुलामी नहीं करते थे। वो उनसे स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे कि हम अब स्वतंत्र हो गए हैं, ठीक है? तो इतना क्लियर हुआ ना, तो इसी तरह से नए-नए राजवंश उभर के आ जाते हैं, ठीक है? जिसकी हम देखिएगा हम आगे जब पढ़ेंगे, आगे जब हम जाएँगे, तो जो मुगल काल जब समाप्त होता है ना 1700 के आसपास में 1750 में शायद 1750 के आसपास ही औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, तो जैसे ही देखते हैं कि भई उत्तर जो मुगल काल है वहाँ पे मुगल मुगल जो व्यवस्था है, क्योंकि औरंगजेब जब तक था तब तक मुगल व्यवस्था बहुत सही सही से चल रही होती है ना। जैसे उत्तर मुगल काल आता है तो उस समय जब देखते हैं कि हाँ भाई अब मुगल ठीक तरीके से शासन नहीं कर पा रहे हैं, तो वे धीरे धीरे करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो वैसे करके नए नए राजवंश उभर के आ जाते हैं, वे अपने अपने राज्य मतलब कंट्रोल में कर लेते हैं, ठीक है ना? तो यही एक व्यवस्था है जिस कारण से नए नए राजवंश भी उभर के आ जाते हैं, ठीक है? चलें आगे बढ़े। ये भी आप कर लो, पीटी के हिसाब से जरूरी है, ठीक है ना? ये क्या अपने आप को घोषित कर देते थे, ये अपने आप को अधिक सत्ता पाने पर महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे, ठीक है? चलो यहाँ भी पीटी का क्वेश्चन बन जा रहा है यहाँ से आराम से। चलिए आगे बढ़े। इस तरह का एक उदाहरण, अभी जो हमने सामंत का जो व्यवस्था, सामंत के लोगों के बारे में जो जानकारी दी थी, जो अपने आप को घोषित कर देते हैं महासामंत, ठीक है, स्वामी बता देते हैं, स्वतंत्र बता देते हैं, तो उस उन सब में से एक उदाहरण आपको था दक्कन में राष्ट्रकूटों का, ठीक है। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। चलो यहाँ पे आपका पीठ का क्वेश्चन बन रहा है कि राष्ट्रकूट जो था वे सामंत थे पहले, ठीक है। वे शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ, यानी कि जो राष्ट्रकूट थे पहले चालुक्यों के अधीन कार्य करते थे, अधीनस्थ थे। तो ये आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, ठीक है, ध्यान दो आप। राष्ट्रकूटों का था शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। कि 8वीं सदी के मध्य में, अब जो 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग, अब यहाँ फिर पीटी का क्वेश्चन आपका बन रहा है, देखो आप फिर से राष्ट्रकूट के दंतिदुर्ग, ठीक है, ये आपके प्रधान थे। ये आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखो, आप इसका अंडरलाइन कर लो अपने बुक में। अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। अब इनके जो स्वामी कौन थे? चालुक्य, यानी कि चालुक्य से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने चालुक्यों की अधीनता अधीनता से इनकार कर दिया, ठीक है। उसे हराया और हिरण्यगर्भ, ठीक है, चालुक्य को हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया, ठीक है। अब ये क्या है? हिरण्यगर्भ, ये भी आपका पीटी का क्वेश्चन है, ध्यान से। शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भी आप देख लो, पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ मतलब है सोने का गर्भ, ठीक है, नामक एक अनुष्ठान करवाया, ओके। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ ना कि यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ जो अनुष्ठान जो करवाते थे, ठीक है, ब्राह्मणों की सहायता से जो यह अनुष्ठान संपन्न होता था, तो उसके लिए यह माना जाता था कि इससे याजक, यानी कि जो करवा रहा है, वो जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा, ठीक है। यानी कि जो नहीं भी है, ठीक है,
वो भी क्षत्रियता प्राप्त कर लिया, यानी वो भी स्वयं राजा बन जाता है। ठीक है, ठीक है, आपको क्लियर हो ना? तो आप इसको फिर अंडरलाइन करो, क्योंकि वो पीटी का क्वेश्चन बन रहा है, हिरण्यक गर्भ आपका। ठीक है, एक अनुष्ठान होता है और यह आपका ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता है। क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियता प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इसे कोई भी कर सकता था। ठीक है ना, इसे करके आप क्षत्रियता प्राप्त दोबारा कर लोगे। उदाहरण में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया था। मिसाल के तौर पर कंडव, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ठीक है, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्रों को अपना लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये लोग जो थे, ये आपका देखो मिसाल के तौर पे आपका कंडव, ये लोग भी कंडव, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये सारे के लोग कौन थे? ये सब ब्राह्मण थे, जिन्होंने परंपरागत पेशे को छोड़कर, इनका जो कार्य था, तो जो ब्राह्मण का जो कार्य होता है, तो इन्होंने अपने कार्य को छोड़ दिया और छोड़कर इन्होंने क्या किया? शस्त्र को अपना लिया। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया। ठीक है, तो यह आपका ठीक है, आपको क्लियर हुआ है इतना? चलो, अब तक आपने देखा कि यहाँ पर भूमि दान की परंपरा चल रही थी। ठीक है, भूमि दान, ठीक है, भूमि दान की परंपरा चल रही थी यहाँ पर आपका। और यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया अभी कि जो लोग जो क्षत्रिय नहीं थे, वे लोग भी यज्ञ करके, हिरण्यगर्भ यज्ञ करके, ठीक है, अनुष्ठान करके वे लोग राजा बन जाते थे। ठीक है, और भी एक तरीका था, क्या हमने यहाँ नीचे पढ़ा था अभी, कि जो ब्राह्मण, जो एक और एक योद्धा वर्ग था, उनमें से जो लोग ब्राह्मण थे, वे भी लोग अपना ब्राह्मण को छोड़कर शस्त्र उठा के वे लोग भी राजा बन जाते थे। ठीक है, शस्त्र उठाकर वे लोगों ने भी अपना राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, ये सब आपका पीटी का क्वेश्चन है। गुर्जर, कदम्ब, मयूर, हरिश्चंद्र शर्मन, इन्होंने मयूर शर्मन ब्राह्मण वर्ग है, ये सारे के सारे ऐसे राजा बने। तो अगर पीटी में क्वेश्चन बनता है ना कि कौन से ऐसे लोग थे या कौन से ऐसा वर्ग था, ठीक है, जिन्होंने ब्राह्मण अपने जो था ब्राह्मण उसको छोड़कर शस्त्र उठाया, तो आप इन सब में से आपका आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार और गुर्जर, कदम्ब, मयूर, हरिश्चंद्र शर्मन, मयूर शर्मन, ये सब। ठीक है, तो आगे बढ़े आपका, चलो अब आगे चलते हैं। पीटी का क्वेश्चन था यहाँ पे, ये एक बार देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष योनि के रूप में दिखलाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। ठीक है, राष्ट्रकूट काल, अब यह आप ये देखो, ये यहाँ आपको गुफा बताया गया है, इसमें आपका ये यह जो गुफा है, ये एलोरा के अंदर के भित्ति चित्र है। एलोरा की जो गुफा है, ठीक है, एलोरा की गुफा में 15 का भित्ति चित्र है। यह भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, और यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। राष्ट्रकूट के समय में यह बनाई गई है। ठीक है, ये भी आपका पीटी का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखो। राष्ट्रकूट काल के समय में एलोरा की गुफा हो गई, आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। अब इसको कॉपी में नोट कर लो, अलग से लिख लीजिए। राज्यों में प्रशासन, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस समय में जो कई जो राजा जो थे, वे लोग अपने भारी भरकम उपाधियां तो धारण कर ली थी। इस समय में जो राजा बन रहे हैं, वे लोग उपाधि धारण की थी, लेकिन ये लोग सामंतों साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठन के साथ भी अपनी सत्ता साझेदारी करते थे। ठीक है, चलिए, इन सभी राज्य इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। अब यहाँ पे आप देख लो कि सातवीं समय में जो लगान, टैक्स, लगान यहाँ पे शब्द आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका पीटी का यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, लगान, अब लगान शब्द यहाँ पर बोला जा रहा है टैक्स को, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ठीक है, जो व्यापारी जो थे, ठीक है, उन लोगों से भी राजस्व लिया जाता था। अब इनको क्या कहा जाने लगा? लगान। ठीक है, लगान।
किया लिया जाता था। ठीक है, 750 में से यह जो समय काल चल रहा है प्रारंभिक मध्यकाल, इसमें आप लगान शब्द आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पीटी का क्वेश्चन है, सब ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर पीटी का यहाँ पे क्वेश्चन बन जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये भी देख लेते हैं एक बार। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी कर है वेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यह आपका देखो फिर से आपका यहाँ पे पीटी का क्वेश्चन निकल के आ रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखो। जो हम यहाँ पे देखेंगे ना अभी, वेट्टी वेट्टी का अर्थ क्या होता है? जबरन श्रम। सामंत वर्ग उपाधियां थी। ठीक है, इस तरह के फिर भूमि अनुदान प्रशस्तियां भी थी, ये सब भी थे। ठीक है, चलिए ये आपका मेन इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लो। आपका व्यक्ति, ठीक है, कर है। ठीक है, कर है किंतु व्यक्ति जो नकद की बजाय, यह शब्द जो व्यक्ति दिया गया है आपका क्या है? जबरन श्रम है। ये आपका पीटी का क्वेश्चन है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। यानी जबरन श्रम, और कदीमा यानी कि भू राजस्व। यहाँ भी आपका फिर से पीटी का क्वेश्चन है कि कदीमा का अर्थ क्या है? भू राजस्व। ठीक है, मकान जो बनवाए जाते थे ना, उसमें भी वहां पे भी करों का उल्लेख है तमिलनाडु में। तो कहाँ की बात हो रही है? यहाँ जो व्यक्ति का जो शब्द है और कदीमा, यह कहाँ पे यूज होता है? यहाँ पे यूज होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन से वंश शासन कर रहे हैं? चोल वंश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पर तमिलनाडु में चोल वंश है, तो चोल वंशों के शासन में व्यक्ति वाला शब्द जो है यहाँ आ रहा है, जिसका अर्थ है आपका जबरन श्रम के रूप में लिया जा रहा है, और कदीमा यानी कि भू राजस्व। ठीक है, ये आपको पीटी का क्वेश्चन आप देख लो इसको अच्छी तरह से, इसको कॉपी में लिख लो। चोल वंश ऊपर में लिखिए। ठीक है, वर्तमान आपका तमिलनाडु, और वहाँ की व्यवस्था क्या है? आपका व्यक्ति। ठीक है, आपका ये संसाधन राजा की व्यवस्था के वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। तो ये भी आप देख लो, ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है, सर स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकता है। तो जो चोल प्रशासन में जो 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 संसाधन के जो वो थे, ठीक है, तो ये सब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता था। ठीक है, राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। अब जो राजस्व चोल में जो राजस्व की जो वसूली होती थी ना, मतलब कि जो आपका टैक्स लगान जो वसूली होती थी व्यक्ति, तो इसके लिए लोग क्या करते थे? इन लोग परिवार के बीच में से ही एक व्यक्ति का चुनाव करते थे जो वसूली कर सके, राजस्व राजस्व वसूली कर सके। ठीक है, एवं प्राय यह वंशानुगत होती थी, मतलब कि परिवार में होता था तो एक के बाद एक परिवार के सदस्य होते थे। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। अब सेना की जो व्यवस्था थी उनमें भी वंशानुगत परंपरा ही थी। ठीक है, तो चोल प्रशासन समझ में आ रहा है ना आपको कि चोल प्रशासन की कैसी व्यवस्था थी? परिवार के बीच ही की जाती थी, राजस्व वसूली के लिए वंशानुगत होती थी, सेना में भी ऐसे ही था। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? मतलब आप इतना समझ लो कि चोल व्यवस्था जो थी, जो तमिलनाडु वर्तमान जो तमिलनाडु है वहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था था, उनमें राजस्व वसूली अपने परिवार से ही सदस्य चुनने जाते थे, पदाधिकारी चुन नियुक्ति होती थी। ठीक है, तो वंशानुगत होती थी, और यह व्यवस्था आपको सेना में भी थी, और सेना की जो व्यवस्था थी उसमें भी होती थी। उसमें भी अपने परिवार के ही लोग में वो बैठा दिए जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। अब प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे।
अब जो प्रशस्तियां थी, भूमि अनुदान राजा जैसे चाहता था वही लिखवाता था। ठीक है, तो अब देख लो, ये चीज तो भी आपका इम्पोर्टेंट कि प्रशस्तियां जो थी इस समय में, तो उनमें राजा खुद खुद को कैसा दर्शाना चाहता था वही वो अपना लिखवाता था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आपका यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, नागभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रस्तुतियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रस्तुतियों के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रस्तुति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र सैंधव सिंध, सैंधव यानी कि सिंध, विदर्भ यानी कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा। ये भी अब देख लो, यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं कभी भी। आंध्र मतलब आंध्र आपका हुआ, सैंधव यानी कि सिंध, विदर्भ यानी कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा, और कलिंग यानी कि उड़ीसा का आपका हिस्सा है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखो, क्योंकि सवाल जब बनते थोड़ा सा भी क्लिक होता है ना आसपास की चीजें, तो हम इनसे बना पाते हैं आराम से। कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। ठीक है, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। ठीक है, उन्होंने बंगाल का हिस्सा, ये भी आप देखते चलो, बंग यानी कि बंगाल का हिस्सा, बंग यानी बंगाल की बात की जा रही है, अन्यथा यानी कि गुजरात के हिस्से की बात की जा रही है, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश की बात की जा रही है का हिस्सा, किरात बनवासी, तुर्क यानी कि तुर्क, बत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं। ठीक है, इन सबको इन्होंने पराजित किया। तो इसके बारे में भट्ट, इन सब के बारे में नागभट्ट की बखान किया है अपनी प्रस्तुतियों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये सब भी आप देखते चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। अब यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि यह जो हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये आपका भूमि अनुदान अभी पढ़ रहे थे ना, तो ये राजा लोग जो देते थे, ठीक है, पुरस्कार के रूप में, तो ये एक तरह का मतलब दस्तावेज प्रूफ था, डॉक्यूमेंट था कि आप मैंने आपको ये भूमि पुरस्कृत के रूप में दिए, तो प्रूफ था। ठीक है, चलो, और इसमें आपका संस्कृत में लिखा गया है और आपका तमिल भाषा में भी लिखा हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखना। यहाँ पे आपका इसको नोट कर लो आप अपनी कॉपी में। ठीक है, ये भी आपका पीटी का यहाँ पे बन जा रहा है क्वेश्चन। भाई सवाल तो कहीं से भी आ जाएंगे, यूपीएससी कहीं से भी सवाल डाल देते हैं, इनका तो कोई भरोसा नहीं है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। ठीक है, चोलों के द्वारा भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है, या तो छोटा सा अंश भूमि अनुदान दी जाती है। तो ठीक है, आगे हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ की कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिससे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारी द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है,
पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। यहाँ पे भी आपका मेन हो गया कि जो चोल सिर्फ भूमि अनुदान तो देते ही थे, ठीक है, वो तो देते ही थे, साथ में वे यहाँ पे ये देखो कितनी जरूरी चीज है यहाँ पे आप, कि जिनको यह भूमि मिलती थी ना अनुदान में, पुरस्कार के रूप में, तो उस व्यक्ति को कर वसूलने का भी अधिकार था। ठीक है, जितनी भूमि उसके अंडर में आएगी वहां से वे आराम से कर वसूल यानी कि लगान वसूल कर सकते थे। ठीक है, अब ये देख लो, पान के पत्तों पर कर लगे थे। बुने हुए कपड़ों पर लगाने वाला ही कर था। साथ साथ वाहनों पर भी वसूल कर सकते थे वे लोग। ठीक है, पक्की ईंटों के ऊपरी माले पर कमरे बनवा सकते थे। तो ये आपका यहाँ से आपका पीटी का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से बन रहा है, निकल रहा है। तो आप इसको ध्यान से रिवाइज मतलब फिर से, अगर ना समझ में आए तो आप प्लीज उसको फिर से क्लास को देख लीजिएगा दोबारा। ठीक है, यहाँ आपका ध्यान दो कि यह आपकी चोल प्रशासन की व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया था। अब जो 12वीं शताब्दी है, ठीक है, ये आप देख लो फिर से, पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है। 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत काव्य रचा गया था जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। अब जो कश्मीर जो एक था, ठीक है, राज्य था, वहां पे जो राजा जो शासन करते थे ना, तो उनके इतिहास दर्ज संस्कृत काव्य के तौर पर 12वीं शताब्दी में रचा गया, और जिसको रचा था कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। ठीक है, कल्हण ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया था। अब कल्हण ने जब अपना वृत्तांत लिखा तो उन्होंने क्या क्या यूज किया, उन्होंने शिलालेख यूज किया। ठीक है, और जो दस्तावेज थे, प्रूफ वगैरह, जो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका भी यूज किया उन्होंने। ठीक है, प्रत्यक्षदर्शियों, मतलब जो उन्होंने सामने से देखा हो ना, उनसे भी उन्होंने जानकारी ली। ठीक, इन सब से लेकर, और जो इतिहास में जो शोध मिले अनेक, उन सब से इन्होंने लिया। अपनी जानकारी लेने के बाद में इन्होंने संस्कृत में काव्य लिखा, रचना की। ठीक है, तो प्रतिपक्षीय संघर्ष, अब यहाँ देखो, यह बहुत इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। आपने यह गौर किया होगा कि इस इनमें से प्रत्येक शासक का राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कनौज नगर। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट नगर था, कनौज, गंगा घाटी के पास में। ठीक है, इसके लिए युद्ध हुआ था जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पीटी का क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम अपना। राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की थी। ठीक है, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। इससे जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। ठीक है, वे मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे जब वे आक्रमण करते थे एक दूसरे के राज्यों पर, तो सिर्फ मंदिर को वे लोग निशाना बनाते थे। जो कभी कभी अधिक संपन्न होते थे, जो बहुत अधिक जो मंदिर थे उनके राज्यों में एक दूसरे के, तो जो अधिक संपन्न थे ना, वहां पे भी वे लोग निशाना बनाते थे। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया कि ये आपका मेन पीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश हो, ठीक है, इनका त्रिपक्षीय संघर्ष पीटी का क्वेश्चन है, होता था, और कनौज के लिए होता था। ठीक है ना, तो यह युद्ध किस लिए होता था, यह युद्ध होता था धन के लिए। ठीक है, पक्षी संघर्ष होता था वह किस लिए होता था, वे लोग धन के लिए करते थे, और गंगा नदी पे कनौज के पास में अपना नियंत्रण चाहते थे हर राजा। तो कौन कौन युद्ध करते थे, आपका गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ठीक है, ये तीनों ही आपस में लड़ते थे धन के लिए और उस जगह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। ये आपका पीटी का क्वेश्चन है। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा एक शासक है, उसने
धार्मिक पूर्वग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। अब आपका एक अफगानिस्तान गजनी, ठीक है, गजनी कहाँ का था, ये आपका अफगानिस्तान का था। और इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में हमला किया था, ठीक है। उसका निशाना क्या था, इसका निशाना था इनका संपन्न मंदिर, जो खूब धन धान्य से भरे हुए मंदिर थे ना, उन्हीं को ये हमेशा अपना निशाना बनाता था, क्योंकि उसमें अपार धन संपदा रहती थी, ठीक है। और वे लूट लूट कर अपने देश लेके जाता था, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर में शामिल था। महमूद जो धन उठा के ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ, ठीक है। अब गुजरात में आपको पीटी का क्वेश्चन देखो, यहाँ भी आ रहा है, सोमनाथ मंदिर पर जो हमला होता था, ठीक है, वह गजनी के द्वारा हुआ था, ठीक है। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। अब युद्ध करने के लिए दूसरे राजाओं में चौहान वंश भी थे, ठीक है, जिनको बाद में हम लोग चौहान बोलते हैं, चौहान बोले जाने लगे, चौहानों के रूप में भी उनका पहचान है। दिल्ली और अजमेर के आस क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। चलो आगे बढ़े। जो चौहान थे, वे पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी, ठीक है। अब जो चौहान थे, इनका यहाँ तक तो राज्य था, दिल्ली और अजमेर, ठीक है। चौहान आपके कहाँ तक शासन करते थे, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर ये शासन तो करते थे पूरी तरह से, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चौहान, किंतु जब ये पश्चिम और पूर्व की ओर इन्होंने अपना नियंत्रण करना चाहा, मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहा पश्चिम और पूर्व की ओर, तो उन्होंने उनको क्या झेलना पड़ा, उनको चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी, ठीक है। गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी, ठीक है। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी तुर्क शासक को 1119 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उनके हाथों हार गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, ये आपका पीटी का क्वेश्चन आराम से यहाँ पे निकल के आ जा रहा है कि चौहान का वंश आपका यहाँ तक था। अजमेर के क्षेत्र पर शासन था, दिल्ली से अजमेर के क्षेत्र पर जब पश्चिम और पूर्व की उन्होंने नियंत्रण करना चाहा, तो उनको गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी, ठीक है। एवं यहाँ पे दूसरा आपका निकल के आ रहा है कि चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा जो थे वो कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी जो था वह तुर्क का शासक था। ये भी आपको पीटी का निकल के आ रहा है। इसको 1191 में हरा दिया, और दूसरी बार उन्होंने, मतलब वे हार गए थे उसके हाथों, गौरी के हाथों, ठीक है, मोहम्मद गौरी के। तो यहाँ से आपका पीटी का ही सारे क्वेश्चन, यहाँ से पीटी का ही क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। चलो, अब क्लियर हो रहा है ना, इतना आराम से मैं समझाते हुए चल रही हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए आगे बढ़ते। चोल राज्य नजदीक से एक नजर। अब चोल वंश सत्ता में कैसे आया, हमने राष्ट्रकूट का पढ़ा था, राष्ट्रकूट कैसे आया, दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट का मतलब स्थापना की, ठीक है। और वे चालुक्यों के अधीन थे पहले, तो वे जैसे वे फ्री हुए, ज्यादा व्यवस्था उनकी बढ़ी और सामंत व्यवस्था उनकी अच्छी हुई, ज्यादा संपदा, वैसे उन्होंने अपना अ, सामने वाले राजाओं को हरा कर भी उन्होंने अपना राष्ट्रकूट शासन, अपना राज्य, अपना वंश अपना स्थापित कर लिया, ठीक है। अब उसी तरीके से हम चोल वंश के बारे में देख लेते हैं कि यह वंश कैसे आया। यह, ठीक है ना, आपका चोल वंश कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। स्टार्टिंग में एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, जो कावेरी डेल्टा की मुठिया नाम से प्रसिद्ध थी। यहाँ भी आपका यहाँ पीटी आपका बन रहा है यहाँ पे। और एवं वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। अब ये देखो, पिछले बार हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रकूट किसके वो थे, चालुक्यों के थे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो कि चोल किसके थे, चोल थे आपके पल्लव राजाओं के मातहत थे, ठीक है ना। क्लियर हो रहा ना आपको कि वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन थे, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे भी आपका पीटी बन जा रहा है क्वेश्चन। उड़ैयार की चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के
विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसके बाद तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है, आपको क्लियर हुआ इतना। अब इसने क्या किया, जो उदयपुर के चोल वंशीय जो प्राचीन मुखिया परिवार का जो विजयालय ने क्या की, 9वीं सदी के मध्य बीच में मुटियारों को हरा दिया। ठीक है, हरा के उन्होंने इस डेल्टा पर पूरा कब्जा बना लिया एवं उसने तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया। तो यहाँ आपका पीटी का क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरीके से कॉपी में अपने नोट कर लो। सवाल यहाँ से भी बन जाते हैं। चोल वंश में आपने देखा था किसानों को बस्तियां दी जा रही थी, ठीक है, जो उड़ कहलाती थी। फिर चोल काल में हमने ब्राह्मणों को भूमिया दान दी। ठीक है, फिर आपका ब्राह्मणों को किसान स्वामी भी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भी वो दी जाती थी। ठीक है, फिर आपका चोल वंश जो सत्ता में थी, आपका विजयालय ने स्थापना की चोल वंश की। तो चोल वंश की स्थापना किसने की थी, विजयालय ने की थी। आपको अभी हमने पढ़ा यहाँ पर पीछे, ठीक है ना। चोल वंश की स्थापना किसने की थी, विजयालय ने। ठीक है, ये आपका बीच का क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ रहा है। विजयालय ने आपका स्थापना की थी किसकी, चोल वंश की। ठीक है ना, यहाँ पे आपका पीटी का क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देख लो आप। ठीक है, तो फिर आपका आगे है जो हमने क्या पढ़ा था कि आपके उन्होंने तंजावुर शहर उन्होंने बसाया। ठीक है, निशुंभ सुदनी का निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर भी उन्होंने बनवाया। चले आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे करके। अभी देख लिया था हमने। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। अब विजयालय भैया इन्होंने तो जीत लिया और कई सारे इलाके जीते और उनके हर रूप में बढ़ते गए। ठीक है, उनकी शक्ति उनका क्षेत्रफल बहुत तेजी से बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के साड़ियंत और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। जो पहले जो राज्य था पल्लव के अधीन था, अब उनको भी उन्होंने अपने में शामिल कर लिया। अब राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, आपका फिर से यहाँ पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है। राजराज प्रथम जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है, ये आपका पीटी निकल रहा है आपका क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लो। राजा बना था 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज्यादातर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। जो राजा प्रथम है विजयालय ने तो स्थापना की, पर इस साम्राज्य का सबसे जो शक्तिशाली जो राजा तवा था राजराज प्रथम था। ठीक है, तो इसने ही सबसे ज्यादा चोल वंश को बढ़ाया और इसी ने सबसे ज्यादा अपने क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया। ठीक है, उसने राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम। अब राजराज का पुत्र कौन होता है, आपका राजेंद्र प्रथम। यह भी आपका पीटी क्वेश्चन यहाँ निकल रहा है। देखो आपका पीटी का क्वेश्चन आपको यहाँ कहाँ कहाँ निकल रहा है, ये आपका पीटी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, या ध्यान रखो आप इसको। और फिर आपका इनका जो पुत्र है राजराज का पुत्र, ये आपका पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है। साथ साथ देखते चलते पीटी का क्वेश्चन भी। ठीक है, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, नीतियों को राजेंद्र प्रथम ने ही उसकी नीतियों को जारी रखा। अब जो राजराज का पुत्र जो था वो राजेंद्र प्रथम, उसने क्या किया, अपने पिताजी की जो नीतियां थी उसने उसको कंटिन्यू रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। ठीक है, अब ये आप देख लो कि राजेंद्र प्रथम ने चोल सेना में एक जल सेना भी बनाई। ये आपका इम्पोर्टेंट पीटी फिर निकल रहा है आपका क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तियों की दृष्टि से एक चमत्कार है। अब यहाँ पे देख लो कि चोल जो वंश था, चोल काल था, इस समय में राजेंद्र प्रथम द्वारा तंजावुर और गंगई चोलपुरम के बड़े बड़े मंदिर स्थापत्य बनाए गए। ठीक है, और मूर्ति कला भी बहुत अच्छा के दृष्टि से चमत्कार, इतनी मतलब बेहतरीन
कांस्य मूर्तियां, भव्य मंदिर बनवाए गए। तो चोल काल का समय कांस्य मूर्तियों के लिए, भव्य मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, तो यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? कांस्य मूर्ति कला के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, और भव्य मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध था। ठीक है। और आपका चोल काल में चोल काल के समय में कांस्य मूर्तियां की जो कला थी वह प्रसिद्ध थी। ठीक है। कांस्य मूर्ति की कला किस समय में प्रसिद्ध थी? आपका चोल काल में। ठीक है ना। चलो, और यह आगे बढ़े आप। यहाँ पर आप देख लो, ये रहा आपका गंगई कोट चोलपुरम मंदिर। ये आपका जो मंदिर है। ठीक है, गंगई कोट चोलपुरम। ठीक है। वैसे चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ठीक है। ये मंदिर शासकों अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन 60 विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी, जो मंदिरों के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। अब देख लो यहाँ पे, जो चोल मंदिर जो था आपका, जो उसके आसपास का विकसित होने वाला बस्तिया का मेन केंद्र बन गई थी। ठीक है। शिल्प उत्पादन केंद्र भी बन गया। अब जब मंदिर बनेंगे वहां पर तो धीरे धीरे करके तो आपका बसेरा बसेगा ना। आपके मंदिर शासकों, अन्य लोगों द्वारा भूमि भी संपन्न वहां पे संपन्न लोगों द्वारा जो भूमि दी गई थी, ठीक है, संपन्न की गई थी, और विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी। जो लोग क्या करते, जो आसपास रहते थे उनके लिए जो काम करते थे उन पर भी खर्च होते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहता, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। ठीक है। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। ठीक है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। तो यह आपका बहुत मेन आपका इम्पोर्टेंट पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। ठीक है, चोल साम्राज्य में। ओके, चलो आगे बढ़े अब। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। अब चोल काल में ये भी आप ध्यान रखो इस चीज को, कि चोल काल में ज्यादातर तो मूर्ति देवी देवताओं की ही होती थी, किंतु चोल समय में कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। ठीक है। तो आप ध्यान रखना, भक्तों की भी मूर्तियां बनती थी, प्रतिमाएं बनती थी, और देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं बनती थी। ठीक है। चलो आगे बढ़े अब हम। कृषि और सिंचाई। ये आपका, इसको आप देख लो, ये है आपका कांस्य मूर्ति जो चोल काल में बनाई गई थी। ठीक है। अरे तो बहुत, एक मिनट, हाँ ये रहा। ठीक है। ये है आपकी कांस्य मूर्ति। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। अब चोल काल के समय की हम देखते हैं कृषि और सिंचाई। क्या देखना है हमें? कृषि और सिंचाई। चलिए, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से भी संभव हुई थी। अब चोल का जो साम्राज्य था, शासन था, वह इतना विकसित था, तो उसका माध्यम क्या था? एक कृषि भी थे। ठीक है। कृषि में नए नए जो विकास हुए थे ना, उस कारण से भी यह साम्राज्य मतलब कि बहुत कुछ उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की थी। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। ठीक है। अभी आप चीज देख लो, शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए। ठीक है। शाखा सॉरी एक वेट शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। ठीक है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। यहाँ ये कह रहा है, यहाँ पे जो चोल काल जो इतना मतलब इसमें कृषि का भी बहुत बड़ा मतलब सहयोग है।
ठीक है। तमिलनाडु में तो यहाँ तमिलनाडु के वर्तमान भाग है ना, तो तमिलनाडु में कृषि तो पहले से हो रखे थे, ठीक है, किंतु इस कारण से 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही यहाँ क्या हुआ, यह जो कृषि व्यवस्था थी, सिंचाई में जो नए नए ये लोग उपयोग करने लगे थे चोल काल के लोग, सॉरी चोल समय में, तो उससे यह खेती का पैमाना बहुत बड़ा हो गया, बहुत अच्छी तरीके से ये लोग खेती करने लगे, कई मात्रा में अन्न उगाने लगे ना। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों को में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने जाने थे। अब यहाँ पे बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध भी बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण भी होता था। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, चोल प्रशासन, चोल काल का समय की जो व्यवस्था थी। ठीक है, ये सब आपका इम्पोर्टेंट है, सबको आपको ध्यान से पढ़ना है, बार बार रिपीट करना है आपको कि वहाँ की व्यवस्था, वहाँ जो साम्राज्य था इतना विकसित हुआ, तो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ठीक है ना, इन सबको देखते चलना है। नहरों का भी निर्माण था, कृषि में नई नई सिंचाई की व्यवस्था की गई। ठीक है ना। चलो, कई क्षेत्रों में एक साल में दो फसलें उगाई जाती थी। अब इस समय में दो एक साल में दो दो फसलें भी उगाई जाती थी, यहाँ भी आपका भी इम्पोर्टेंट है, जरूरी चीज है, बात है। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। ठीक है, अब यहाँ पर वे लोग डिपेंड नहीं रहते थे, कृत्रिम रूप से भी वे लोग सिंचाई करते थे। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी, कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। ये सब आपका मेन है, आप ध्यान से इसको पढ़ते हुए चलिए चले, सबका मेन है, इंपॉर्टेंट है सब लाइन। ठीक है, देखते हुए चलिए कि चोल काल में, चोल समय में, चोल इतना संपन्न जो राज्य था, साम्राज्य है, ठीक है, यहाँ इसकी जो प्रसिद्धि का जो कारण है, यहाँ से भी देख लो कि कृत्रिम रूप से भी सिंचाई की जाती थी, नई नई पद्धतियां अपनाई जाने लगी, कुएं खोदे जाने लगे, अन्य जगहों पर उनके बारिश का पानी को लोग इकट्ठा करने लगे और लोग सरोवर बनाए। ठीक है, बड़े बड़े सरोवर बनाए जिसमें वे लोग बारिश का पानी इकट्ठा कर सके। ठीक है, चलो आगे। एक चोल कांस्य प्रतिमा, ये हटाओ, इसका जरूर इम्पोर्टेंट नहीं है। यह देखो, यह आपका देखिए इतना बड़े बड़े सरोवर बनाया गया, यह सब बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, यह आपका देखो, ये चित्र 5 है आपका। 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जल द्वार है, यह आपका जल द्वार तमिलनाडु यानी कि चोल के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। ठीक है, अब यह आप देख लो। ठीक है, यहाँ यहाँ चोल काल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इससे सिंचाई के पानी यहाँ से वो किया जाता था। ठीक है ना। चलो, स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई थी। अब हम देखते हैं साम्राज्य, इतना हमने देख लिया कृषि व्यवस्था कैसी थी, क्लियर हो गया आपको। हमने इससे पहले वहाँ के भव्य मूर्तियां और काशी मूर्ति जो विशेष था चोल काल का, वो भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो चोल काल में जो साम्राज्य जो था, उस वहाँ का प्रशासन कैसा था। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लिखते हुए चलेगा। साम्राज्य का प्रशासन, ठीक है, चोल काल का। अभी तक हम चोल ही पढ़ रहे हैं, आप ध्यान रखना। वर्तमान तमिलनाडु, अब फिर गुप्त में मत चले जाइएगा जो पिछला हमने पढ़ा था। प्रशासन किस प्रकार संगठित था, मतलब कहने का ये कि चोल साम्राज्य जो था, इतना बड़ा जो राज्य था, साम्राज्य था, उसको वे लोगों ने किस तरह से वे लोग उस पर शासन करते थे, किस तरीके से। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, किसानों की बस्तियां, चलो आप यहाँ पर देखते हो, चलो और लाइन अंडरलाइन करते हुए चलिए मेरे साथ में। किसानों की बस्तियां जो उड़ कहलाती थी। अब यहाँ फिर आपको पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है, देख लो आप। किसान की बस्तियों को क्या कहते थे चोल काल में, ध्यान रखना आप, उड़। ठीक है, ध्यान रखना, इस चोल काल की बात हो रही है। किसानों की बस्तियों को, यानी कि जहाँ पे किसान सिर्फ रहते थे, उन बस्तियों को क्या कहते थे चोल काल में,
उसे हम कहते थे उड़, ध्यान रखना। सिंचित खेती के साथ 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 बहुत समृद्ध हो गई थी। सिंचित खेती के साथ साथ बहुत समृद्ध हो गई थी, मतलब बताया जा रहा है यहाँ पर। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। अब ये चीज देख लो, सॉरी सॉरी, ये तो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पीटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए प्लीज। अब सिंचित खेती के साथ जो बहुत समृद्ध हो गई थी ना, तो इस तरह के जो गांव समृद्ध थे ना, समृद्ध गांव को वे क्या कहते, समुद्र गांव के समूह को वे क्या कहते थे, नाडू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नाडू। यहाँ पे आपका पीटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखो आप, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। एवं ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे, ठीक है। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। ये दोनों क्या काम करते थे, नाडू और ग्राम परिषद न्याय भी करते थे वे लोग, और कर वसूलते थे, ठीक है। तो कर कौन वसूलता था, आपको तब क्लियर हो गया ना, चोल काल में वो ग्राम परिषद कर वसूलता था और नाडू वसूलते थे, ठीक है। और नाडू किसको कहा जाता था, समृद्ध गांवों के समूह को, ठीक है। चलो, बस्तियां उड़ कहलाती थी। यहाँ पे आपका सब, आप यहाँ पे पीटी के क्वेश्चन इतना सारे निकल रहे हैं, यहाँ पर कितने सारे सवाल बन गए इसी इतनी से ही लाइन में। और धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देख रेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। अब जो धनी जो किसान थे ना, चोल जो समय चोल काल का जो मतलब था, उस समय जो धनी किसान थे, ठीक है, उनको उस सरकार में देख रेख में नाडू कामकाज में अच्छा खासा उनका नियंत्रण था, ठीक है। अब धनी है तो राजाओं के साथ में तो रहेंगे ना सही तरीके से। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवे देवलन, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवे देवलन, ठीक है, मुवेंद्र वेलन, तीन राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान कहा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी चीज देख लो, आपका बहुत जरूरी है आपका। अरियर प्रधान जैसे उपाधियां दी, ठीक है। अरियर मतलब क्या हो गया आपका, प्रधान। फिर पीटी क्वेश्चन यहाँ पे निकल रहा है ना, जैसे उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। तो अरियर जो थे इनको राज्य में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे थे, ठीक है। अरियर को, प्रधान को उपाधियां भी दी इनको और राजकीय पद भी सौंपे थे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो रहा है ना, कुछ समझ में आ रहा है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से चलना है, ठीक है। चलिए, है ना। आर्य मतलब क्या हो गया, वो गांव का प्रधान या उनको राजकीय दिया जाता था। ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन है भाई प्रीति का। तो आई थिंक सर चैप्टर समाप्त हो रहा है क्या, नहीं नहीं, चैप्टर तो समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी और बाकी। चले, कर लेते हैं पूरा, ठीक है। चले चले चले, ये देख लेते हैं भूमि के प्रकार। अच्छा, चोल जो काल में कितने तरीके की भूमि दी जाती थी, ठीक है। तो चोल साम्राज्य का हम पढ़ रहे हैं अभी भी, और इसमें किस तरह की भूमि दी जाती थी, किसको दी जाती थी, वो यहाँ लिखा हुआ है। विलन बगाई, ये गैर ब्राह्मणों किसान स्वामी की भूमि होती थी, ठीक है। ब्रह्मोदय, ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। शराभो, ये आपको विद्यालय को दी जाती थी। देवदान तिरुनमटकनी, ये आपको मंदिरों को उपहार में दी जाती थी, ठीक है। ये आपका सब पीटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे पीटी आपका बन रहा है क्वेश्चन, आप इसको अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिए अपने। और ये आपका पलिचिंदम, ये आपका जैन संस्थानों को यह भूमि दी जाती थी। किस में दी जाती थी, चोल साम्राज्य में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदय प्राप्त हुआ है, ब्राह्मणों को ही, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। अब जब ब्राह्मणों को भूमि दी जाएगी इतनी ज्यादा,
तो उनका अस्तित्व तो बढ़ेगा ना। वे उनका तो भूमि हो गया, अब तो वे वहां पर अपने लोगों को बढ़ाएंगे ना, उनके उनकी भी तो बढ़ोतरी होगी, है कि नहीं। उनकी बस्तियां बढ़ेगी, उनका भी अस्तित्व बढ़ते जाएगा, उनकी भी जनसंख्या बढ़ेगी, तो वे अस्तित्व में आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है ना। प्रत्येक ब्रह्मोदय की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ठीक है। प्रत्येक ब्रह्मोदय की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ठीक है, ये भी आपका देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जा रहा है। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनका निर्णय शिलालेखों में पड़ा मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य संपादित करते थे। अब यहाँ फिर आपका क्वेश्चन आ रहा है, नगरम का मतलब क्या होता है, व्यापारियों का संघ। ठीक है, ये क्या करते थे, शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख बात का सविस्तर वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देख रेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। ठीक है, आगे बढ़े। इन बंगाल में थे, है ना, आपका चोल, आपके तमिलनाडु। ठीक है, विपक्ष संघर्ष में लगे तीनों के पक्ष कौन कौन से थे, तो कौन थे, आपका राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल थे। ठीक है, चलो आपका आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप प्लीज मुझे बताएं। कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, तो फिर कल क्लास में मिलते हैं। चलो।